करना भूल जाता हूँ। अच्छा जी, तो ये हमने देखा कि ऐसे राइटिंग की जो है वो नेचर दूसरे सब्जेक्ट से डिफरेंट है। ठीक है, दूसरे सब्जेक्ट से इसकी नेचर डिफरेंट है। तो इसकी तैयारी भी जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज को हम फ्रॉम द डे फर्स्ट और आखिरी दिन तक ये काम चलता रहता है। ठीक है, लैंग्वेज को जैसे फॉर एग्जांपल काफी सारे बच्चे जो इनिशियली स्टार्ट करते हैं उनकी ग्रामर के अंदर बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो पहले दिन से आप ग्रामर के ऊपर काम करना शुरू कर दें। ठीक है, उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, लैंग्वेज स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करना है। फिर इस तरह से नहीं है कि ऐसे राइटिंग की जब हम तैयारी कर रहे हैं तो दूसरे सब्जेक्ट्स को हम भूल जाएं। बेसिकली दूसरे सब्जेक्ट 11 के 11 सब्जेक्ट से अगर सारे सब्जेक्ट्स नहीं तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स जब हम उनको तैयार कर रहे हैं तो वो ऐसे राइटिंग की तैयारी में कंट्रीब्यूट करते हैं। दूसरे सब्जेक्ट्स की तैयारी ऐसे राइटिंग की तैयारी को हेल्प आउट करती है। ठीक है, उसमें जैसे हम इंग्लिश पिरसी राइटिंग की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो सपोर्ट करता है सब्जेक्ट वो पिरसी और कंपोजिशन का सब्जेक्ट है। उसमें ग्रामर भी है, उसके अंदर पिरसी राइटिंग भी है, पंक्चुएशन है, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, वोकेबलरी है। फिर पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, बहुत सारे सवालात करंट अफेयर से आ जाते हैं, बहुत सारे पाकिस्तान इशू के ऊपर आ जाते हैं। फिर अगर आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अगर सोशल साइंसेस के लिए हुए हैं, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस, आईआर है, फिलोसॉफी है, एंथ्रोपोलॉजी है, तो ये भी उसको कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। ठीक है, इन आइसोलेशन तैयारी नहीं होती, ये इंटर रिलेटेड होते हैं सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपस में। ठीक है, तो अब इसकी तैयारी स्टार्ट कैसे करनी चाहिए। जो कि स्टूडेंट बिल्कुल बेसिक से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये हेल्पफुल है। एक स्ट्रेटजी हमने बनानी होती है, एक हम लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। फॉर एग्जांपल अभी 1 साल है मेरे पास। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म एक मैं स्ट्रेटजी बना लूंगा। ठीक है, उसमें पहला टारगेट ये होना चाहिए कि लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है। फर्स्ट टारगेट ये होना चाहिए, क्योंकि इसमें हमने देखा क्या क्राइटेरिया लैंग्वेज स्किल्स चेक होते हैं। हमारा एक सीनियर दोस्त था, उसकी सेकंड पोजीशन थी आलावर्ती सिंह, और वो इस वक्त पीएएस ग्रुप में है, ग्रेड 20 में। वो कहता था कि अगर आपकी नॉलेज भी इतनी स्ट्रांग नहीं है, अंडरस्टैंडिंग भी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन आपकी लैंग्वेज इतनी फाइन है तो आप झूठ भी लिख कर आए ना तो भी आपको एग्जामिनर ऐसे राइटिंग में पास कर देगा। लेकिन आपकी लैंग्वेज ऐसी बेहतरीन होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो टास्क होता है वो ये होता है कि फ्लॉलेस होनी चाहिए। फ्लॉज मीन्स आपकी जो है वो ग्रामर की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, पंक्चुएशन की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, कैपिटलाइजेशन की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो एक लॉन्ग सेंटेंसेस नहीं लिखेंगे, उसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह के सेंटेंसेस होने चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए पहला आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप बेसिक से एडवांस ग्रामर की तरफ आप जाएं। आप रेनन मार्टिन की बुक ले लें, एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज ले लें। ठीक है, ये मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज मैं इसी में से ही पढ़ाता हूँ, एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज में से। ठीक है, ये आप बुक ले लें। अगर नहीं है तो आप परचेज कर लें, या यूट्यूब के ऊपर कोई
किसी अच्छे टीचर की ग्रामर की क्लासेस ले लें। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस वगैरह से लर्निंग आपकी नहीं होती तो आप किसी टीचर को ज्वाइन कर लें। ठीक है, उसमें रिकमेंडेशन ये है कि 2 से 4 महीने का अगर कोई टीचर ग्रामर का कोर्स करवा रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे करवाता हूँ कुछ एक आध बैचेज स्टार्ट करता हूँ, तो उसमें मैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस ग्रामर करवाता हूँ। ठीक है, इस कोर्स के अंदर ये चीज़ें शामिल नहीं है। तो आप जो है वो किसी अच्छे मेंटोर से, अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है ग्रामर को इम्प्रूव करने में, उससे क्लासेस ले लें। ठीक है, तो पहला आपने काम ये करना है कि ग्रामर के ऊपर, कुछ स्टूडेंट क्या होता है कि ग्रामर की मिस्टेक्स, जैसे मेरी अपनी मिसाल है, मैंने सीएसएस की तैयारी के दौरान एज सच कोई बुक ग्रामर के ऊपर डिटेल में नहीं पढ़ी। रेनन मार्टिन की बुक मैंने उठाई थी, जस्ट नाउन प्रोनाउन तक पढ़ा, फिर मुझे बात समझ में नहीं आई। तो मैंने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को ओवरकम किया रीडिंग के थ्रू। रीडिंग करता था मैं, ठीक है, डिफरेंट लिटरेचर की बुक्स, हिस्ट्री की बुक। शुरू में तो मैं उर्दू सिंधी में पढ़ता था, लेकिन फिर मैंने अपना फोकस इंग्लिश बुक्स की तरफ कर दिया। न्यूज़पेपर रीडिंग, शुरू में मैं 4 4 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ता था। ठीक है, फिर मैंने उसको रिड्यूस कर दिया, तो उससे भी ग्रामर इम्प्रूव होता है। ठीक है, लेकिन आपको एक बेसिक नो हाउ होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ग्रामर क्या है, जो लैंग्वेज के जनरल रूल्स है ना, वो हमें बताती है ग्रामर। ग्रामर बेसिकली टूल है, जैसे गाड़ी चला रहे हैं ना, अब गाड़ी कहीं पे खराब हो गई तो हम किस तरह से ठीक करेंगे, हमारे पास उसके टूल्स होने चाहिए। अगर सेंटेंस के अंदर कोई मसला आ रहा है, अगर एक्सप्रेशन के अंदर कोई मसला आ रहा है, तो हम ग्रामर से उसको ठीक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली टास्क ये होनी चाहिए कि ग्रामर को आप पॉलिश करें। अब इस पे कुछ बच्चे ये गलती करते हैं कि पूरा पूरा साल जस्ट ग्रामर के ऊपर लगे हुए होते हैं। भाई क्या पढ़ रहे हैं सर? मैं रेनन मार्टिन पढ़ रहा हूँ। 6 महीने के बाद सर रेनन मार्टिन पढ़ रहा हूँ। ग्रामर एब्स्ट्रैक्ट होता है, ग्रामर से आपकी एक्सप्रेशन नहीं बनता। ग्रामर टूल है, फाइन ट्यूनिंग हो सकती है, लेकिन ग्रामर सीखने से आप समझें कि आपकी पूरी लैंग्वेज के ऊपर कमांड आएगी, तो ये चीज गलत है। वो कमांड आपको रीडिंग से आएगी। ठीक है, तो रीडिंग के ऊपर हम कलेक्ट करेंगे डिटेल में। उसके बाद डे फर्स्ट से आपने लास्ट डे तक वोकेबलरी को एनहेंस करना है। ठीक है, वोकेबलरी, सिलेक्शन ऑफ वर्ड, चॉइस ऑफ वर्ड्स। बाज औकात कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं बड़े awkward लगते हैं आपके पास आइडियाज भी हैं, नॉलेज भी है, लेकिन आपके पास प्रॉपर वर्ड्स की चॉइस ही नहीं है, घिसे पिटे वर्ड्स यूज कर रहे हैं, तो पूरे आपकी जो है वो आपका राइटअप, आपका इससे अफेक्ट होता है। ठीक है, तो वोकेबलरी को आप एनहेंस करें, जो आप रीडिंग कर रहे हैं उसमें से आप रोजाना एक टारगेट निकाल लें, 10 वर्ड्स निकाल लें। डिक्शनरी साथ रखें या मोबाइल के ऊपर डिक्शनरी डाउनलोड कर लें। ठीक है, उनकी मीनिंग जरूर देखें। बाज औकात ये होता है कि कॉन्टेक्स्ट में भी पता चल जाती है मीनिंग, लेकिन वो ब्लर्ड होती है। जब हम डिक्शनरी में देखते हैं तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर उसकी मीनिंग हमारे सामने आ जाती है। इसको एक हैबिट बना लें। मैं अभी भी यूज करता हूँ डिक्शनरी। अभी मैं लास्ट मंथ दोस्तोवस्की की बुक पढ़ रहा था, ब्रदर करामाजोव। मैंने पहले भी पढ़ी है वो, लेकिन पहले मैं ऐसे ही पढ़ता था उसको, तो मुझे कोई 20 to 30% समझ में आई थी। अभी मैंने, क्योंकि मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तो उसको डेप्थ में पढ़ना था, मुझे 3 महीने लग गए उसको पढ़ने में। लेकिन मैं उसके एक एक वर्ड की जो है वो उसको अंडरलाइन भी कर देता, हाईलाइट कर लेता था, उसकी मीनिंग निकाल लेता था, उसको नोट डाउन कर लेता था। ठीक है, वोकेबलरी सिर्फ उसकी मीनिंग देखने का नाम नहीं, उसको नोट डाउन कर लें, एक वोकेबलरी बुक बना लें। ठीक है, और 10 से 15 वर्ड्स का टारगेट आप रख लें रोजाना। ठीक है, आगे जाके यही वर्ड्स बार बार रिपीट होंगे। ठीक है, खुद ही जो है इनके रूट्स स्ट्रांग होंगे।
वोकेबलरी बुक अलग से एक बना लें और उनको रिवाइज करते रहें, क्योंकि ये वर्ड्स जो होते हैं ना, इनकी रूट्स नहीं होती। ठीक है, ये हमारी एक्सप्रेसिव वोकेबलरी में शामिल नहीं होते। वैसे तो मैं यहाँ पे एक वोकेबलरी के ऊपर स्टूडेंट को लेक्चर देता हूँ कि कैसे बिल्ड करनी चाहिए, तो वो कभी मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। तो वोकेबलरी का, वर्ड्स का बहुत ज्यादा रोल है ऐसे राइटिंग के अंदर, वर्ड्स की चॉइस। बाजों का हम कुछ ऐसे राइटर्स को पढ़ते हैं, उनके वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल जैसे तीर लग जाता है ना दिल में, तो हिट द बुल्सआई। उनके वर्ड्स की चॉइस हमें बड़ा इम्प्रेस करती है। जैसे गोइटे का आप सॉरोज ऑफ यंग वरहर पढ़ लें, उसकी लैंग्वेज देखें। टर्गनेफ का आप फर्स्ट लव पढ़ लें, क्या जबरदस्त लैंग्वेज यूज की है। विल ड्यूरांट पूरा पूरा आप पढ़ लें, उनके बाद मैं आपको उनके वहां से सेंटेंसेस दिखाऊंगा। जैसे विल ड्यूरांट कहता है कि फॉर प्रिमिटिव मैन देयर आर देयर वाज ईदर अ फीस्ट और अ फास्ट। ठीक है, तो डिफरेंट टेक्निक्स भी यूज की जाती हैं उसमें। तो वर्ड की चॉइस जो होती है इसके अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती। ठीक है, आपकी मीनिंग, आपका मैसेज इन वर्ड्स के थ्रू ही पहुंच रहा है। बेशक आपके पास नॉलेज इतनी स्ट्रांग नहीं है, अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है, कौन सी चीज से आप उसको इम्प्रेस कर रहे हैं, अपने वर्ड से कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने एक इसके ऊपर बुक भी लिखी है, इंग्लिश वोकेबलरी बुक, एमसीक्यूज हैं इसमें, उर्दू मीनिंग भी दे दी है मैंने। ये बेसिकली मैंने अपने टाइम पे इस तरह से एक वोकेबलरी बुक बनाई थी, तो इसको अब मैंने बुक की फॉर्म में जो है वो अ, कर दिया है कन्वर्ट। ठीक है, तो अपनी वोकेबलरी बुक बनाए। बाज औकात कुछ बच्चे जीआरई वगैरह की बुक में से उसके एमसीक्यूज को रट्टे लगा रहे होते हैं, वर्ड्स को समझकर किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है। ठीक है, तो उनको समझें, समझेंगे आप तो वो वर्ड्स क्या है, सिर्फ आपकी वोकेबलरी में इजाफा नहीं करेंगे, आपके आइडियाज में भी इजाफा करेंगे। ठीक है, डिफिकल्ट वर्ड कोई भी आ जाए तो उससे घबराए नहीं, बल्कि आप खुश हो कि आज एक नया वर्ड सीखने को मिला है। ठीक है, शुरू शुरू में बच्चे, जब कोई डिफिकल्ट बुक होता है, कोई इस तरह की चीज होती है, तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। जैसे मैंने एक किताब शुरू की थी जब मैं तैयारी कर रहा था, स्टैनली वोलपर्ट की बुक थी, जिना ऑफ पाकिस्तान। तो एक पेज पे मैंने डिफिकल्ट जो वर्ड थे उनको मैंने नोट डाउन कर लिया। एक तो मुझे वो पेज समझ में ही नहीं आया, लिखा क्या है इसमें। तो मैंने खुद से पूछा, भाई क्यों समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो पता चला भाई मुझे तो ये वर्ड्स ही समझ में नहीं आ रहे। तो मैंने नोट डाउन कर लिए, 40 वर्ड्स उसमें से निकले कोई। ठीक है, अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि 40 के 40 वर्ड्स की मीनिंग में निकालूं। मैंने कहा भाई ये तो 3-4 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, तो मैंने वो किताब वहीं पे ही रख दी, किताब आगे पढ़ी ही नहीं। तो जब हमारी वोकेबलरी स्ट्रांग नहीं होती तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। बहरहाल फिर मैंने रीडिंग वगैरह स्टार्ट कंटिन्यू रखी, न्यूज़पेपर में से और कुछ आसान किताबें। अभी जब मैंने उस बुक को देखा, वही पेज मैंने खोला, तो मुझे एक भी वर्ड डिफिकल्ट नहीं लगा। ठीक है, तो मैंने वो सारे वर्ड्स विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने लर्न कर लिए थे, वो सारे मेरी एक्टिव वोकेबलरी में आ गए थे। ठीक है, तो वर्ड्स के लिए कहा जाता है कि ये सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, वर्ड्स आर दी वर्ड्स, अपने अंदर एक पूरी दुनिया समाये हुए होते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर आपने रोजाना काम करना है। ठीक है, और उसको रिवाइज करते रहना है। डिफरेंट जो वर्ड्स हैं उनको रिवाइज, फिर आपने उनकी ग्रुपिंग कर लेनी है, सिनोनिम्स बना लेने हैं। उनके एक जैसे वर्ड्स के आपने ग्रुप्स बना लेने हैं। अच्छा, फिर दूसरी चीज जिससे आपका एक्सप्रेशन, आपकी लैंग्वेज स्किल्स स्ट्रांग होंगी, वो है इडियम्स के ऊपर आपने काम करना है। ठीक है, इडियम्स अब सिर्फ टारगेट ये नहीं है कि 5 नंबर का फिर सी कंपोजिशन में आ जाता है।
बाज औकात इडियोमेटिक एक्सप्रेशन बहुत ही जबरदस्त रोल प्ले करता है राइटिंग के अंदर। ठीक है, इडियम्स हमारे पास होंगे, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन होगा। इडियम्स के अंदर एक लिटरेरी टच होता है, एक कल्चरल टच होता है। इडियम्स जो होते हैं अपने अंदर एक तारीख समाये हुए होते हैं। जैसे आज से कुछ साल पहले जब नवाज शरीफ को ये सजा हुई, तो डॉन न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे बड़ी हेडलाइन छपी के अक्कामा वाज नवाज शरीफ एक्लीज हील, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन यूज किया, और वो भी मेन हेडिंग के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से जो इडियम्स हैं ये हमारी राइटिंग को पॉलिश करते हैं। देखिए ये कैसे यूज करने हैं, इसके ऊपर भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये रोजाना आपका टारगेट होना चाहिए कि आप कोई अच्छी बुक ले लें। जैसे ये चेम्बर इडियम्स की बुक बहुत अच्छी है, मैंने यही यूज की थी। काफी सारे इडियम्स जो हैं वो उर्दू और इंग्लिश के तकरीबन जो है वो सेम होते हैं, ओवरलैप करते हैं। ठीक है, रोलिंग स्टोन गेदर स्नोमोस, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो बहुत सारे ऐसे इडियम्स हैं जो ओवरलैप करते हैं, तो उसके ऊपर आपने डिटेल में काम करना है। रोजाना का आप टारगेट बना लेंगे तो उससे ये होगा कि आपकी स्लोली एंड ग्रेजुअली प्रोग्रेस होगी। अदरवाइज बच्चे क्या करते हैं कि आखिरी महीना रह गया, अब इडियम्स को करते हैं, अब रट्टे लगाते हैं, उससे नहीं होगा। और फिर रीडिंग जब आप कर रहे हैं आपको कोई इस तरह से इडियम्स नजर आ जाते हैं, कोई आपको ऐसे एक्सप्रेशन नजर आ जाते हैं, उसको भी नोट डाउन कर लें। कोई आपको फ्रेज नजर आ जाती है, विटी फ्रेज हो कोई, उसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, थिंग्स टर्न टॉपसी टर्वी, हेल्टर स्केल्टर। ठीक है, पीटीआई विंस विथ रेजर थिन मेजॉरिटी। ठीक है, इस तरह से आपने ये जो है एक्सप्रेशन, छोटे छोटे से एक्सप्रेशंस होते हैं लेकिन लिटिल ड्रॉप्स मेक ओशन, कतरा कतरा दरिया में शबद। ये छोटे छोटे कतरे आपके एक्सप्रेशन में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, तो इडियम्स के ऊपर, वोकेबलरी के ऊपर आपने लास्ट डे तक काम करना है। एक तो टारगेटेड उसकी बुक ले लेनी, प्लस आप जो रीडिंग कर रहे हैं वहां से आपने नोट डाउन कर लेनी। अच्छा, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी इंटेलेक्चुअल बेस जो है वो उसको स्ट्रांग करना है। ठीक है, ये भी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के अंदर आ जाता है। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है। ठीक है, कैसे? अब एक तो लैंग्वेज की हमें जरूरत है, दूसरा हमने देखा कि नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, तो ये सब चीजें कैसे आएंगी? ठीक, तो उसके लिए आपको आइडियाज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आइडियाज होंगे आपके पास तो ही आप अच्छा लिख पाएंगे। और राइटिंग की डेफिनेशन ही यही है कि राइटिंग इज थिंकिंग। एक अच्छा थिंकर ही अच्छा राइटर हो सकता है। आपके पास मैकेनिकली आपने बहुत सारे वर्ड सीख लिए, इडियम सीख लिए, उसका कोई फायदा नहीं जब तक आपके पास आइडियाज नहीं हो। ठीक है, ये वर्ड्स, ग्रामर, इडियम्स, ये टूल्स हैं। मेन चीज आपकी आइडिया। ठीक है, तो आइडियाज के लिए आपने क्या करना है, और तो न्यूज़पेपर आप पढ़ें, बेशक आप न्यूज़पेपर मंगा रहे हैं वहां से पढ़ें, या आजकल ऑनलाइन भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं मोबाइल पे। ठीक है, लेकिन उसको एक्टिवली पढ़ना है आपने। ठीक है, तो उससे आपको आइडियाज आएंगे क्या हो रहा है आजकल दुनिया में। ठीक है, क्या होगा आगे जाके, ये ईरान और यूएसए की वार चल रही है, क्या रिपरकर्शंस हो सकते हैं। अभी पेट्रोल बम गिराया है गवर्नमेंट ने, क्या रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, तो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ें। फिर उसके बाद ऐसे राइटिंग के लिए हम थोड़ा सा सिलेबस की बुक से बाहर निकलते हैं। ठीक है, हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक की जो एजुकेशन होती है ना, वो हमें सिर्फ सिलेबस तक महदूद रखती है। ठीक है, ऐसे राइटिंग का पेपर सिर्फ सिलेबस पढ़ के आप नहीं कर सकते।
ठीक है, जनरल रीडिंग आपको करनी पड़ेगी रोजाना। आप 1 घंटा जनरल रीडिंग करें, 2 घंटा करें। ठीक है, जनरल आप बुक्स पढ़ें। ठीक है, हिस्ट्री पे पढ़ लें, जैसे युval नो हरारी की बुक बड़ी जबरदस्त है। सेपियंस पढ़ लें, होमो ड्यूस पढ़ लें। विक्टर फ्रांकल की मैन इन सर्च ऑफ मीनिंग बड़ी जबरदस्त बुक है। ठीक है, लाइफ का क्या पर्पस होना चाहिए। ठीक है, कैसे बंदा क्राइसिस के अंदर से किस तरह से मीनिंग क्रिएट करेगा। पॉलिटिक्स पे पढ़ लें, स्टैनली वॉलपर्ट की ये बुक बड़ी जबरदस्त है, जिना ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये अहमद रशीद की बुक्स हैं, डिसेंट इनटू क्योज है। ठीक है, काफी सारी बुक्स हैं, वो आप पढ़ लें। पाकिस्तान हार्ड कंट्री पढ़ लें। एक आध फिलोसॉफी पे पढ़ लें, निगल वारबर्टन की पढ़ लें, फिलोसॉफी द बेसिक्स पढ़ लें। ठीक है, और थोड़ा बहुत सोसाइटी के बारे में, सोशियोलॉजी के बारे में। लिटरेचर के लिटरेचर आपने पढ़ना है, लिटरेचर के ऊपर टॉल्स्टॉय को पढ़ लें, एंटन चीखोव को पढ़ लें। मैं एक बुक की लिस्ट बनाता हूँ, वो ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। जनरल रीडिंग आपने करनी है ताकि आपको पता चले कि दुनिया किस तरह से चल रही है, क्या सोच है। जो ग्रेट थिंकर्स होते हैं उनकी उनकी जिंदगी का निचोड़ क्या है। ठीक है, और उसके बाद ये आपने कंटिन्यू रखना है, और लिखने की प्रैक्टिस आपने शुरू कर देनी डे फर्स्ट से। ठीक है, रोजाना लिखना जरूरी है, आपने पुश करना है। शुरू में बच्चे बड़ा इससे घबराते हैं, लिखें कैसे, गलत लिखें सही लिखें। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो ये खुद ही पॉलिश होता रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है राइटिंग करना। ठीक है, इन टाइम पे जो बच्चे अभी सर ये राइटिंग कैसे करें, ग्रामर की मिस्टेक्स आ रही हैं, आपने डे फर्स्ट से स्ट्रेटजी नहीं बनाई थी कि कैसे लिखना है। ठीक है, सिंगल पैराग्राफ से आप स्टार्ट करें। जो आपने न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ा, फॉर एग्जांपल आपने प्राइस हाइक के ऊपर पढ़ लिया, उसको बंद कर लिया, खुद अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करें। क्यों प्राइस हाइक हुई है, क्या इम्पेक्ट हो सकता है लोगों के ऊपर, खासतौर पर मिडिल क्लास के ऊपर। फिर एजुकेशन के ऊपर क्या इम्पेक्ट होगा, इकोनॉमी पे क्या इम्पेक्ट होगा। ठीक है, और दूसरा अच्छा तरीका यह है कि आप कॉज इफेक्ट सोल्यूशन के आप एसेज लिखें। although उसमें से आएंगे नहीं, उस पे आने के चांसेस कम होंगे, लेकिन इससे जो है वो आपकी राइटिंग स्ट्रांग होगी। फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक इशू उठा लें, जैसे पॉवर्टी इन पाकिस्तान। ठीक है, क्या कॉजेज हैं, क्या इफेक्ट हो सकते हैं, और कैसे सॉल्व किया जाए। 2 पैराग्राफ लिखें, 3 लिखें, 4 लिखें, पूरा ऐसे लिखना चाहें पूरा ऐसे लिखें। ठीक है, इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान, अवर पॉपुलेशन इन पाकिस्तान, menace ऑफ बेगर्स इन पाकिस्तान। ठीक है, मार्जिनलाइजेशन ऑफ वुमेन, पॉल्यूशन इन पाकिस्तान, चाइल्ड लेबर इन पाकिस्तान, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान के जो मसले मसाइल हैं, कोई एक रोजाना टॉपिक उठा लें और उसके ऊपर लिखें पैराग्राफ। 1 पैराग्राफ लिखें, 2 लिखें। ठीक है, तो यहाँ से आप स्टार्ट करें। ठीक है, यहाँ पे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग भी बढ़ेगी, जिस चीज के ऊपर हमने कभी सोचा नहीं तो उसके ऊपर हम सोचना शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे चाइल्ड लेबर पे स्टूडेंट को देता हूँ तो उसके 2 या 3 कॉजेज लिख कर आते हैं, फिर जब उनसे डिस्कस करता हूँ तो वो कहते हैं हाँ सर ये तो हमने सोचा ही नहीं। जब हम अपने आप को बाउंड करते हैं सोचने के लिए, तो हमारे पास नए आइडियाज भी होते हैं, और जब हम उनको लिखते हैं तो वो आइडियाज जो है वो मेच्योर होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो आप इसमें से कोई 30 40 जो है वो इस तरह के इश्यूज उठा लें, पाकिस्तान के इश्यूज उठा लें, ग्लोबल लेवल के उठा लें। ठीक है, यूएस ईरान वार, यूक्रेन रशिया वार, यूएस चाइना राइवलरी। ठीक है, ग्लोबल जो है वो क्राइसिस, थर्ड वर्ल्ड वॉर।
आप उनके ऊपर लिखें, और काफी चांसेस होते हैं उसमें से आ जाते हैं। जैसे मैं एक स्टूडेंट्स को करवाता था, मेनेस ऑफ बेगर्स इन पाकिस्तान, तो अभी इस साल आया वो। फिर मैं एक ऐसे करवाता था, डिक्लाइन ऑफ स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान, ठीक, वो भी आया। ठीक है, एक साल मैंने करवाया था कि डिक्लाइन ऑफ टूरिज्म इन पाकिस्तान, उसी साल वही ऐसे आ गया, प्रोमोटिंग टूरिज्म इन पाकिस्तान। तो इससे क्या है, आपके पास एक बहुत अच्छा रॉ मटेरियल जमा हो जाता है। आप वेट करते रहेंगे एग्जाम तक, एग्जाम आए तो फिर कोई एक्सपेक्टेड जो ऐसे है, ठीक है, वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, डे फर्स्ट से हम इन छोटे छोटे इश्यूज को, ये छोटे इश्यूज, छोटे आइडिया, ये बिग आइडियाज को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ पॉवर्टी के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर जो हमने रफ काम किया हुआ होता है, तो इस तरह का कोई ऐसे आ जाते हैं, क्लासरूम्स डिसाइड फ्यूचर ऑफ नेशन। ठीक है, अब जब हम रिटन फॉर्म में होता है ना, वो राइटिंग इज डॉक्यूमेंटेशन ऑफ थॉट्स, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में हो जाता है, और फिर वो हमें काफी देर तक रिटेन रहता है। ठीक है, तो गोल क्या होना चाहिए कि डेप्थ को डेवलप करना है आप। ठीक, जस्ट इंफॉर्मेशन गेदर नहीं करना, नोट्स ले रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन गेदरिंग है, पढ़ रहे हैं, इंफॉर्मेशन गेदरिंग है। डेप्थ तब क्रिएट होगी जब हम उसको लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमने डे फर्स्ट से स्टार्ट करना है। उसके बाद फिर शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी हम बनाते हैं कि अब 4 महीने रह गए, 6 महीने रह गए, तो अब थोड़ा सा जनरल रीडिंग को कम कर देते हैं। ठीक है, और फिर ऐसे के पास पेपर्स में से देखते हैं कि कौन कौन से थीम्स के ऊपर ऐसे जो है वो आते हैं, एजुकेशन पे, डेमोक्रेसी, ग्लोबलाइजेशन, क्लाइमेट चेंज, इनको फोकस करके अब हम तैयारी करते हैं। ठीक है, और फुल लेंथ ऐसे लिखेंगे, हर हफ्ते में 2 ऐसे अगर हम लिखते हैं तो मोर देन इनफ है। पहले से ही हमारे पास ऐसे तैयार होंगे और एग्जाम में आ जाते हैं, तो फिर जो है वो आसानी से हम उसको लिख सकते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में आप एवेल्युएशन जरूर करवाएं किसी एक्सपीरियंस मेंटर से, उसको दिखाएं कि आइडियाज आपके किस तरह से हैं, कोई फ्लॉ तो नहीं, लैंग्वेज आपकी, आपकी जो है वो एक्सप्रेशन, कंटेंट आपका किस तरह, उससे पूछें कि सर इसका आर्गुमेंट सही है, इसके अंदर जो मैंने डेवलपमेंट की है ऐसे की वो सही है इंट्रो के अंदर। उसके जो है वो आप जनरल क्वेश्चन ना पूछें, स्पेसिफिक आप एक क्वेश्चन यार बना लें। ठीक है, क्योंकि आप उस मेंटोर को पे कर रहे हैं भाई। ठीक है, आप उससे सर्विसेज ले रहे हैं तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। 1 मिनट रुकिएगा। हेलो। दादा। हेलो। अल्लाह क्लास तो वाले। जी जी। हाँ, हिकिड़ो मिंट में मां अचां थो। ठीक है, तो उसमें आपने क्या करना है कि आपने लास्ट जो 4 to 6 मंथ्स हैं ये क्रूशल है। तो अगर आप 3 मंथ्स भी कर लें, ठीक है, तो ये क्रूशल होते हैं। ठीक है, और अब आपने टारगेटेड जो है वो आपने स्टडी करनी। ठीक है, थीम वाइज बुक्स पढ़ें, अगर पूरी बुक्स नहीं पढ़ते तो आप चैट जीपीटी से समरीज बना लें। अभी मेरे पास एक स्टूडेंट्स थे इस्लामाबाद के, 3 स्टूडेंट्स थे, तो उन्होंने ऑनलाइन कहा कि हमें 3 महीने आपने एग्जाम तक करवाना है। तो उनको मैंने काफ़ी सारी बुक्स के नाम बताए, उन्होंने कहा सर हम इस वक्त तो नहीं पढ़ सकते, तो उन्होंने फिर डिटेल्ड समरीज बनवा लें चैट जीपीटी से, या डीप सीख है आजकल, परप्लेक्सिटी भी, ये भी आ गए। ठीक है, तो उससे आपने उसकी मेन समरी उसके पूछें की आइडियाज क्या हैं इस बुक के। ठीक है, आपको बहुत सारे आइडियाज उसमें से मिल जाएंगे।
ठीक है, कुछ क्वालिटी रिसर्च पेपर्स आपने पढ़ने, जैसे इप्री है, इकोनॉमिस्ट है, फॉरेन अफेयर्स है। बाज़ औक़ात इन पेपर्स में से आपको जो डिस्कशन चल रही होती ऐसे दे देता है। जैसे लास्ट ईयर मैंने मल्टीपोलरिटी पे दिया था बच्चों को, ये इकोनॉमिस्ट में बहुत डिस्कस हो रहा था, उसी पे ही ऐसे आ गया मल्टीपोलरिटी पे इस साल। ठीक है, तो कभी कभार इन रिसर्च पेपर्स में से भी ऐसे आ जाते हैं, और इन रिसर्च पेपर में इन डेप्थ जो है वो डिस्कशन की हुई होती है। ठीक है जी, चलें, ये है कि आ, आज तो हमने थोड़ा सा देख लिया कि इसकी तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है, कैसे इसको करना है। कल हम बढ़ेंगे एक्टिव और पैसिव रीडिंग क्या है, क्रिटिकल रीडिंग क्या है, रीडिंग किस तरह से करनी चाहिए,